गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस एनवायरनमेंट का जो आज का अपन लेक्चर पढ़ रहे हैं वो लेक्चर नंबर 11 है। आज अपनी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें अपन ने 2 मॉड्यूल लिए थे, फर्स्ट एंड सेकंड। तो मॉड्यूल 2 में भी अपने क्या किया था, थोड़ा सा पार्ट कवर किया था। नेक्स्ट जो रिमेनिंग पोर्शन है वो अपन नेक्स्ट यूनिट में इसको कवर करेंगे। एक जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, क्विक रिव्यू। लास्ट लेक्चर में अपन पढ़ रहे थे प्राइवेटाइजेशन, अपन ने देखा था ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या था। फिर हमने देख पढ़ा प्राइवेटाइजेशन इन एफएमसीजी सेक्टर। हमने फिर ग्लोबलाइजेशन में देखा ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, जब हम कोई एक कंपनी अपनी नेशनल, लोकल और रीजनल बाउंड्रीज को क्रॉस करके इंटरनेशनल मार्केट में मूव करती है फॉर बिजनेस, तो उसको हम ग्लोबलाइजेशन कह रहे थे। फीचर्स भी हमने कई देखे, क्योंकि इसके अंदर न्यू एक्टर्स आ जाते हैं, न्यू रूल्स मिलते हैं। बेसिकली कोई कंपनी ग्लोबलाइज क्यों होती है ये हमने इसके अंदर पढ़ा था। फिर हमने इसमें कुछ स्ट्रेटजीज भी देखी थी, जैसे एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं, लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजी हमने इसके अंदर देखा। ट्रंकी कॉन्ट्रैक्ट्स हमने इसके अंदर पढ़े। फिर हमने जॉइंट वेंचर का एक पार्ट पढ़ा था। अब हम उस सॉरी जॉइंट वेंचर को कंटिन्यू करते हैं। तो जॉइंट वेंचर को हमने पढ़ा था कि आप अपनी नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करके इंटरनेशनल मार्केट में किसी वेल इस्टेब्लिश कंपनी के साथ अपने आप को जॉइंट कर सकते हो और दोनों मिलके वहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका था ग्लोबलाइज्ड होने का। तो वो जॉइंट वेंचर कितने तरीक़ों से हो सकता है, जैसे आप अपनी ओनरशिप के साथ कुछ परसेंटेज ऑफ ओनरशिप शेयरिंग कर सकते हैं। फ्रेंचाइजी सिस्टम हमने सुना है, आप अपना खुद का एक लाइसेंस वहाँ पे अवेलेबल किसी अदर पार्टीज और कंपनीज को अपना लाइसेंस और ट्रेडमार्क और यूज़ करने की परमिशन दे सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं कि आप यहाँ से जो गुड्स भेज रहे हैं उसमें वहाँ कुछ असेंबल करके वो उन गुड्स को मार्केट भी करेंगे और उसको सेल आउट करेंगे। और मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी आप बना सकते हैं, जिसमें आप उनके साथ उनके एम्प्लॉयज़ को कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा के अपने बिजनेस को वहाँ स्मूथ कर सकते हैं हम। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जो आती है आपकी, वो आती है थर्ड कंट्री लोकेशन। थर्ड कंट्री लोकेशन और कमर्शियल एक्टिविटीज़ को वहाँ कहा जाता है जहाँ मान लीजिए आपको लगता है कि एक कंट्री में आपके लिए बिजनेस की जो है पोटेंशियलिटी वो ज़्यादा है, पर ड्यू टू सम पॉलिटिकल और गवर्नमेंट प्रेशर हम उस कंट्री के साथ बिजनेस नहीं कर सकते। तो अंडर दिस पॉइंट हम एक थर्ड पार्टी लोकेशन बनाते हैं, जिसके अंदर हम अपने बिजनेस को किसी थर्ड लोकेशन में काम करते हुए बिजनेस को रन करा सकते हैं। एग्जाम्पल यदि हम देखें, इसके अंदर हमने देखा कि जो ताइवानीज़ एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अगर चाइना में बिज़नेस करना चाहते हैं तो वो हांगकांग के थ्रू चाइना में लोगों के साथ बिज़नेस करते हैं। तो उन्होंने हांगकांग को अपना क्या बना रखा है, थर्ड कंट्री लोकेशन बना रखा है। तो चाइनीज़ जो लोग हैं वो चाइना के साथ डीलिंग करने में हांगकांग की कंट्री को अपने बिजनेस में एज ए थर्ड लोकेशन ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका मर्जर एंड एक्विजिशन। देखिए, मर्जर एंड एक्विजिशन जो है वो मार्केट में एंट्री स्ट्रेटेजी के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर आपको मान लीजिए बिजनेस के ज़्यादा स्ट्रेटजीज नहीं आती हैं, या फिर आप ये कहें कि आपको मार्केट का पता नहीं है, कस्टमर्स का पता नहीं है, आपको लगता है कि मार्केट में एंटर करना काफ़ी रिस्की हो सकता है, तो इन सब चीज़ों को एक साथ अगर हम दूर करना चाहते हैं तो हमारे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन आता है तो मर्जर या फिर एक्विजिशन। मर्जर ये कहता है कि किसी भी मार्केट में कोई वेल एस्टेब्लिश कंपनी के साथ आप अपने आप को मर्ज कर लीजिए। जैसे आपको याद होगा कि जब अपने सुजुकी जो थी, जो इंडिया में अपने आप का इस्टेबल करना चाह रही थी, तो उसने मारुति के साथ अपने आप को मर्ज किया था और मर्ज करके उन्होंने अपने बिजनेस को रन किया। हाँ, डेफिनेटली वो अलग हो चुके हैं, वो अलग मैटर है, बट उन्होंने उसके साथ स्मूथ फंक्शनिंग करी थी। तो इसके हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे। हीरो होंडा हमने देखा, आजकल हम देखते हैं बैंक भी आपस में कई सारे मर्ज होते हैं। ऐसे ही एक्विजिशन भी होता है। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट में मूव करना है तो आप उस मार्केट में कोई ऐसी कंपनी जो कि अपनी ग्रोथ नहीं कर पा रही है, या फिर बहुत ज़्यादा डेप्थ में है, या फिर ये कहिए कि वो थोड़ा सा मार्केट को पकड़ नहीं पा रही, तो आप उस कंपनी को एक्वायर भी करते हैं, एक्विजिशन भी कर सकते हैं। तो इजीली आप इन दो स्टेप्स के थ्रू, मर्जर और एक्विजिशन के थ्रू, मार्केट में एंटर कर सकते हैं और अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। देन जो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, वो आता है स्ट्रेटेजिक अलायंसेस।
तो जो ये स्ट्रेटजी अलायंसेस है वो एक लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के तौर पर देखा जाता है, जिसके अंदर कॉम्पिटिटर्स होते हैं, एक क्रिटिकल एरियाज़ में होते हैं। स्ट्रेटेजिक अलायंसेस जो है एक सोची समझी, हम लोग कहते हैं कि एक तरीका है यूज़ करने का फॉर एंटर द मार्केट स्ट्रैटेजी। जैसे मान लीजिए आप अगर फॉरेन मार्केट में एंटर करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले स्ट्रैटेजीज बनाएंगे कि कौन सी स्ट्रैटेजी के थ्रू हम उस मार्केट में कदम रख सकते हैं, क्योंकि फॉरेन मार्केट में अलग कंज्यूमर्स है, अलग डिमांड है, अलग प्रेफरेंस लेवल है। तो आप उनके अकॉर्डिंग आपको हर एक पर्सपेक्टिव अपनी स्ट्रेटेजी डिज़ाइन करनी पड़ेगी। देन आता है आपका काउंटर ट्रेड। काउंटर ट्रेड को क्या कहते हैं? ये एक इंटरनेशनल ट्रेड है जिसके अंदर हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को आपस में लिंक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं हाँ आप किसी दूसरे कंट्री के सको के से आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसी अमाउंट का आप क्या करिए उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं काउंटर ट्रेड। अगर हम बेनिफिट्स की बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है ना। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि किसी अदर कंट्री के अंदर आपको गुड्स प्रोड्यूस करने में कॉस्ट कम आएगी या वहाँ से आपको बिजनेस करने में ज़्यादा प्रॉफिट अर्न हो सकता है, तो एक ग्लोबलाइजेशन एक अच्छा तरीका है अपने आप को एक्सपेंड करने का। आपके बिजनेस की ग्रोथ की वजह से लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, जैसे आपका खुद का भी हायर हो रहा है और जिस कंट्री में आप मूव कर रहे हैं वहाँ के लोगों को लिए भी आपके लिविंग स्टैंडर्ड आप उनका हायर करते हैं। ऐसे ही इकोनॉमी को भी थोड़ा सा एक बूस्टअप मिलता है, एक ये को है कि एक उनके लिए भी थोड़ा सा बेनिफिशियल है, क्योंकि जब इंडस्ट्रीज़ आपके यहाँ सेटअप होती हैं तो वो आपको कई तरीके से टैक्स और कई सारी चीज़ें और देती हैं जिसकी वजह से आपकी अर्निंग होती है, रेवेन्यू जनरेट होती है। यदि हम ग्लोबलाइजेशन के ड्रॉबैक्स की बात करते हैं, देखिए मिलियंस ऑफ लॉस्ट जॉब्स। तो ये कई बार आती है बात कि जब एक कंपनी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती है या कहीं और लगती है तो कई बार क्या है कि न्यू जॉब जो जॉब्स हैं वो जाती हैं, कि जैसे जॉइंट वेंचर के केस में, एक्विजिशन के केस में क्या होता है कई बार कि कईयों की जॉब चली जाती है और नई जॉब ढूंढने में थोड़ा सा उनको मुश्किल आती है और वो पैकेज जो उनको पहले कंपनी में मिल रहा होता है वो उनको नहीं मिलता। दूसरा क्या है कि कॉम्पिटिटिव प्रेशर की वजह से भी कई बार जॉब चली जाती है। जैसे मान लीजिए आज आप अपने इंडियन मार्केट में अच्छे एस्टेब्लिश थे, कल कोई फॉरेन एमएनसी कंपनी आपके कंपटीशन में अपने कंट्री में आई तो आपकी सेल और आपको डर लगेगा कि ये मेरे प्रोडक्ट की सेल कैसे होगी। तो इस कॉम्पिटिटिव प्रेशर के लिए आप क्या करते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं। तो कॉस्ट रिड्यूस में भी कई बार क्या है, जॉब्स को जाने का डर देखा गया है। ऐसे ही अगर हम बात करें फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होता है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमने देखा था कि जैसे ही इंडिया में प्राइवेटाइजेशन आया था तो सडनली क्या ब्रांचेस इनहेंस होने लग गई, कस्टमर्स को वैल्यू दी जाने लगी। तो टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड होती है। जब कोई फॉरेन कंपनी किसी अदर कंट्री में जाती है तो वो अपने साथ न्यू टेक्नोलॉजी लेके जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे भी चीज़ों का क्वालिटी ऑफ गुड्स बढ़ते हैं। अदर कंपनीज जो होती हैं वो भी अपने आप को अपग्रेड करती हैं, तो ये एक बड़ा फ़ायदा देखा गया है। ऐसे ही डी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, क्योंकि इसमें देखा हमने कि कई बार एलपीजी की वजह से क्या है कि डी लाइसेंसिंग की या लाइसेंस लेने के लिए प्रोसेस जो है कम हो जाता है। तो जैसे नाबार्ड है, सेबी है या प्राइवेट बैंक्स है, ये इंडस्ट्रीज़ को कम इंटरेस्ट रेट पे क्या करते हैं, पैसा देते हैं ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर सकें और प्रॉफिट को अर्न किया जा सके। ये भी देखा गया कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंपटीशन का जो फेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जितने ज़्यादा कंपनीज आपको रियायत मिलेंगे कि इस्टेब्लिश करने की, उतनी मार्केट में आपके लिए क्या मचेगा, कंपटीशन होता चला जाएगा। तो वहाँ आपके सर्वाइवल के लिए थोड़ा सा आपको थोड़ा हार्ड फोर्स लगाना पड़ता है। देन आता है कस्टमर अवेयरनेस, कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या है, सबसे बड़ी चीज़ कस्टमर अवेयर होता है। कस्टमर किससे अवेयर हो रहा है, क्योंकि थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया प्रमोशंस कंपनी अपने आप को प्रमोट करना शुरू करती है। जैसे आजकल हमने देखा होगा सोशल साइट्स पे बहुत ज़्यादा आप देखते हैं कुछ न्यू कंपनीज आती हैं तो वो अपने आप को प्रमोट करती हैं। मोबाइल गेम मार्केटिंग भी आजकल चल रही है। इसके अलावा आप देखिए इन स्टोर मार्केटिंग भी चलती है। ऐसे ही आपकी वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग भी चल रही है, पब्लिसिटी भी बहुत ज़्यादा की जाती है, स्पॉन्सरशिप भी कंपनी यूज़ करती हैं। तो बेसिकली इनका टारगेट क्या है, कस्टमर्स को अवेयर करने का कि न्यू कंपनीज मार्केट में स्टेबल हो रही हैं। यदि ऑटोमोबाइल सेक्टर की हम बात करते हैं तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में जब हमने देखा ग्लोबलाइजेशन में तो सडनली एक फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट आया। जैसे एफडीआई हमने देखा था, सडनली मार्केट में एफडीआई
इतना ज़्यादा आने लग गया कि सरकार को ऑटोमेटिक रूट के थ्रू 100% एफडीआई उसमें अलाउड करना पड़ा। ऐसे ही जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में जाती है, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमने देखा, तो वहाँ का जो ट्रेंड था, वहाँ का जो लोगों की प्रेफरेंसेस थी, वो कल्चर वो अपने साथ किसी अदर कंट्री में लेके आए हैं। तो डेफिनेटली वहाँ भी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट देखा जाएगा। और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी देखा। वरना आज आप देखिए कि सालों पहले, कई डिकेड्स पहले की जो ऑटोमोबाइल बनती थी और आज जो बनती हैं, जो नई कंपनीज लेके आती हैं, जो उनका आप स्ट्रक्चर देखिए, आप उनका मेंटेनेंस देखिए, व्हीकल्स की फीचर्स देखिए, तो ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के हिसाब से हमें बेनिफिट हो रहा है। एफएमसीजी के अंदर हम अगर इसका एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि ग्लोबलाइजेशन में कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बहुत जल्दी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होते हैं और कंज्यूमर उसको डेली रूटीन पे वेरी क्विकली चेंज करता है। तो जितना ज़्यादा कंपनीज मार्केट में आई जा रही हैं, वो उतने ज़्यादा कंज्यूमर क्या है, नई चीज़ों को यूज़ करना प्रेफर कर रहा है। देन आता है एक्सपेंडिंग द हॉरिजन्स। तो ओवरसीज़ मार्केट और रीजनल मार्केट के अंदर क्या है कि उनको थोड़ा सा एक्सपेंड करने में देखा गया है कि उनको कहीं ना कहीं वो अपने आप बिजनेस को, पोटेंशियल को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पा रहे हैं। ऐसे ही जब ग्लोबलाइजेशन के थ्रू एफएमसीजी में क्या हुआ कि न्यू प्रोडक्ट्स की एक अचानक से फ्लो बढ़ गया, तो आपके एग्जिस्टिंग जो मार्केट था उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ने लग गई, ऑल्टरनेटिव्स उतने ज़्यादा आ गए, तो कस्टमर्स भी बड़ा चूजी होने लग गया। ऐसे ही ग्लोबलाइजेशन को जब हम यूज़ करते हैं तो न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हमें यूज़ करनी पड़ती हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि जो आपका रिटेलर है, जो आपका बायर है, जो आपसे गुड्स खरीदेगा, उसको वो चीज़ें सस्ती रेट पे बल्क क्वांटिटी मिल जाती है। तो इसके अंदर भी ग्लोबलाइजेशन में एफएमसीजी का इम्पैक्ट हमें इसमें नज़र आता है। तो स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा है कि शायद आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आज अपनी ये यूनिट नंबर 1 ख़त्म होती है। तो यदि आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे बात कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।